हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, सेहत और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, व्हाई एंड हाउ, यानी मराकज बराए खानदानी मशावरत कैसे और क्यों। बेसिकली एक खानदानी काउंसलिंग सेंटर जो होते हैं उनकी अहमियत क्या है और उसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है और क्यों करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई आप तो बच्चों नौजवानों की बात करते हैं, ये फैमिली इश्यूज क्यों हम यहाँ ला रहे हैं। एक वैलिड सवाल है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में आप जानेंगे और आप बेहतर जानते हैं, खास करके जो पेरेंट्स हैं और जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक से उनके अंदर एक बर्ताव में तब्दीली आती है, एक बिहेवियरल चेंज आती है। या तो वो बिल्कुल विड्रॉन से नजर आते हैं, खामोश खामोश बैठे हुए नजर आते हैं, या फिर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरियोरेट होते लगता है, या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर डे ड्रीमिंग हो रहा है कि भाई क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बच्चों से जो है बिना रीजन जो है वो झगड़ा मोल लेते हैं। इस तरह के आप बहुत से बिहेवियरल चेंजेस देखे होंगे। तो ये सारे जो अगर आप एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके ज्यादातर बच्चों में ये घरेलू माहौल जो होता है उसका असर हमें नजर आता है। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि घर के अंदर माहौल, खास करके माँ बाप के दरमियान जो है वो उनके मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, उसका रिपरकशन जो है बच्चे के ऊपर हो रहा है। और इसीलिए हमने ये टॉपिक आज सिलेक्ट। आज के इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं शेख अब्दुल लतीफ मदनी साहब। शॉर्ट में मैं उनको मौलाना कहूंगा, उम्मीद है कि वो माइंड नहीं करेंगे। शेख अब्दुल लतीफ मदनी साहब जो हैं वो मदीना की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ में अपना जो थियोलॉजी हम जिसको कहेंगे उसमें अपना ग्रेजुएट करने के बाद जो है अपने वतन जो मणिपाल उडुपी के पास उनकी रिहाइश और उनका वतन है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है एक अल इबादा इंडियन स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल उन्होंने पेश की। इसके साथ में जो है ही इज ऑल्सो अ चेयरपर्सन ऑफ ट्रस्ट कॉल्ड सम्मान काउंसलिंग सेंटर। तो आइए मौलाना से हम आगे बात करते हैं और उनके बारे में ज्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके काम के बारे में। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। जी, नाज़रीन को बता दूं कि चूंकि मौलाना का ताल्लुक उडुपी मणिपाल के इलाके से है, ज्यादातर वहाँ जो है लोग कन्नड़ी जुबान बोलते हैं, वैसे उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन लहजे में शायद थोड़ा बहुत फर्क आता है दूसरे एरियाज पे। तो आप उसको ध्यान में रख के कहीं हमारी बातचीत में अगर एक आध लफ्ज इधर उधर हो जाए तो हमें जो है माफ करेंगे। तो मौलाना साहब, बात शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने मदीना मुनव्वरा एक बहुत ही मुबारक जगह है, हम सब के दिलों में उसका एहतराम है, वहाँ की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपने जो अपने थियोलॉजी में ग्रेजुएशन की, फिर वापस आए, और साथ साथ जो है आपने जो अपने साथ जो सरमाया लाया, आपने जो दारुल खज़ा का जो सिलेबस मटेरियल होता है उसमें आपने खासा इंटरेस्ट दिखाया। तो उसके बाद जो आपने स्कूल के अलावा जो सम्मान काउंसलिंग सेंटर है एस्टेब्लिश किया, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी, मतलब यानी कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। डायरेक्ट आपका सवाल का जवाब मुख्तसर सा ये है कि जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अल्लाह ने मौका दिया, मैं अपने वतन चला आया, अपने इलाके में चला आया। और मेरा एक मानना पहले से ये था कि भाई दावत, तबलीग या इस्लाम का जो मैसेज लोगों तक जो पहुंचने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है।
मैं अभी भी इसको हमारे उलमा से बातचीत करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ कि भाई हम लोग थियोरिटिकल बहुत जा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है दावत इस्लामी में या इस्लाह के मैदान में या तबलीग के मैदान में या इस्लाम की तालीमात मुसलमान या गैर मुसलमान तक पहुंचाने में। तो ये मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहा था कि भाई जो सब लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जहन में बात डाली कि भाई एक तो तालीम जो मेन स्ट्रीम है, हमारी तरक्की जो अगर मुज़मर है, अगर अगर हमारी तरक्की और मुस्तकबिल अगर ताबनाक अगर होना है तो तालीम ही एक ज़रिया है अल्लाह पर तवक्कुल के बाद। उसके बाद तालीम का एकदम से क्लोज रिलेशन है वो उस बच्चे के घर से, घराने से, जो कि आपने मुकद्दमे में ज़िक्र किया कि घर कैसा होना चाहिए, माँ-बाप कैसा होना चाहिए, जहाँ से बच्चा स्कूलगाह में आता है, स्कूल में आता है, मदरसे में आता है। तो स्कूल तो एक प्रोफेशनल वे में हमारा चलता है, हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक क्या बोलते हैं पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसा दावती दावती पर्सपेक्टिव से एक नबवी मनहज को सामने रखते हुए नबियों का जो काम था, उस काम को इस ज़माने के हिसाब से प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की बात कभी मैंने सुना था होगा या कहीं पढ़ा था होगा, मेरे ज़हन में डाला कि भाई हम यहाँ पर एक ऐसा इदारा खोलना उडुपी में जिसको दारुल क़ज़ा कहते हैं, आमतौर पे शरई इस्तिलाह में। और हिंदुस्तान में हम लोग इसको आजकल के हिसाब से बेहतर है कि हम इसको इसको काउंसलिंग सेंटर कहें और फैमिली काउंसलिंग सेंटर कहें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे आने ऐसे लोगों से मुझे मिलाया जो लोग मेरे से ज़्यादा इस टॉपिक को के लिए इंतज़ार में थे। और वो लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे काम बहुत सारे करते थे। अल्लाह ने ऐसे लोगों से मुझे मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी टीम इतनी मजबूत है और ऐसे-ऐसे लोग उसमें जमे हैं कि भाई मैंने सिर्फ एक इशारा दिया तो उन लोगों ने सारे कारवान को लेके आगे बढ़ा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो 7 साल से हम जो काम करते आ रहे हैं, आज 2019 के साल से हम गुजर रहे हैं, 20 करीब है। तो समझो कि आज से 7 साल पहले 2014 में हमने इसको शुरू किया था। तो आज तक भी ये अंजुमन जिसको सम्मान काउंसलिंग सेंटर चलता वो है, जहाँ पर तकरीबन 1225 केसेस यानी फैमिली के केसेस को हम लोगों ने हैंडल किया है। और तकरीबन क्या बोलते हैं कि 5 से 6,000 बैठकें हम लोगों ने बैठी हैं ये 7 साल के इस ड्यूरेशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समझा कि भाई यही काम बेहतर है। यहाँ पर दावत, इस्लाह और काउंसलिंग और अपने नेशन की नेशन की जो है खिदमत, इंसानियत की खिदमत, इससे बहुत मुमकिन है। ये सोच के हमने आगे बढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसको अगर समराइज़ करना चाहूँ कि आपको लगा कि भई सिर्फ़ बातें करने से या लिखी पढ़ी किताबें देने से नहीं है कि प्रैक्टिकली हमें डेमोंस्ट्रेट करके लोगों से शेयर करना है कि भई इसमें हमारी भलाई है और इसीलिए हम चाहते हैं कि दूसरों की भलाई हो, चाहे हमारे वो नेबर हों, चाहे रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हों या वतन के दूसरे जो भाई लोग रहते हैं, भाई-बहन, उनके लिए आप चाहते थे कि भई ये तरीका जो है उनके लिए आसान हो। तो जी, ये आप लोगों की जो बेटरमेंट या फलाह या ह्यूमन वेलफेयर की बात ह्यूमैनिटी की जो करते हैं, वो उसका जो बेनिफिट जो है वो लार्जर स्केल लोगों तक पहुँचे, वो आप प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रहे थे। और जब जी, वो जी। कहते हैं ना कि भई मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो आपने शुरुआत की और लोग जो है वो आपके साथ जुड़ते चले गए और कहीं जाके उसका एक शेप मिला। मौलाना मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि तकरीबन 1250 केसेस आपने डील किए। तो इनमें अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे कि तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और किस तरह के ज़्यादा केसेस आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं? देखिए ये जो एज़ ए फैमिली काउंसलिंग जहाँ कहीं भी चलते हैं, उनका एक सर्कल है कि उसी टाइप के ये हर टाइप के केसेस को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम लोग फैमिली केसेस को जो नॉन क्या बोलते हैं कि क्रिमिनल जो होते हैं, ऐसे केसेस को हम लोग डील कर सकते हैं और हमें इख्तियार है काम करने का हिंदुस्तान के लॉ में। हमारे पास जो केसेस आते हैं, खानदानी रिश्तेदारी में जो खराबियाँ पैदा होती हैं,
चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, बाप बेटे के दरमियान हो, सास और बहू के दरमियान हो, दो दोस्तों की तिजारत में हो, जो भी जो है रिश्ते होते हैं, किनशिप्स होते हैं, जी, और विरासत के मसाइल हों, माल के तकसीम के मसाइल हों, ऐसे आते हैं। हमारा जो हमने जो डाटा निकाला हर साल का जो निकालते हैं हम लोग, इस साल जो लास्ट 2018 में जो हम लोगों ने सर्वे किया था, और हमारे पास जितने रजिस्टर केसेस को हम लोगों ने एक कैलकुलेट किया था, तो उसके अंदर 83% ऐसे केसेस थे जिसका ताल्लुक डायरेक्ट मैरिटल इश्यूज से था, यानी शादीशुदा जिंदगियों से था, मियाँ और बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उससे था। और उसके अलावा 17% ऐसे थे जो मीरास का था, तिजारत का था, भाई भाई का झगड़ा था, रिश्तेदारों में अलग दूसरे झगड़े थे। तो सिंपल ये है कि मैक्सिमम जो डोमिनेटेड जो केसेस जो हैं वो है मैरिटल इश्यूज। जी। मौलाना, आपने बात की कि मैरिटल इश्यूज जो है वो ज़्यादा केसेस इस तरह के आते हैं, और हो सकता है कोर्ट कचहरियों को भी लोग जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये जो आपकी कोशिश है, या इस तरह की कोशिश जो दूसरे इदारे कर रहे हैं, इससे जो है वो जो नॉर्मल कोर्ट कचहरी जो होते हैं, कोर्ट होते हैं, उन पे शायद थोड़ा वज़न कम हो जाएगा इस वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप जो कह रहे हो, हम गोया कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ का जुडिशियल जो सिस्टम है, कोर्ट कचहरी जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, माशाल्लाह वो अपने 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 कौम के लोगों को बहुत खिदमत कर रहे हैं। और उनके पास हज़ारों केसेस पड़े हैं जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं है, उतने जो है उनके पास जजेस नहीं है, टाइम नहीं दे सिख पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी कम्युनिटी वाला अगर ये काम करता है जो उनका काम है, तो वो लोग सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और आज भी देखिए, कोई भी एक औरत जो अपने शौहर की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाती है, तो सबसे पहले पुलिस उनसे यही सवाल करता है कि तुम्हारी जमात ने क्या कहा, यानी कि वो खुद रेफर करना चाहते हैं कि यू गो टू योर जमात, जमात को जाओ, वहां पे इसको सॉर्ट आउट करो बोलकर। जी, जी। तो वो हमारा हकीकत में शुक्रिया अदा करते हैं। हमने उडुपी में देखा, जैसा हमने काम शुरू किया, आज 7 साल के बाद ये हालत है। हमने कभी भी खुद पुलिस स्टेशन जाके या यहाँ के डीसी से होने दो, एसपी से होने दो, अपना इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि भाई हम ये काम करते हैं, हमें सपोर्ट करो, हमको जो है ऐसा करो, ऐसा करो। कभी हम नहीं गए। जी, लेकिन क्या है, माउथ टू माउथ, ज़बानी जो अखबार जो उन तक मिले, या जी। जो लोग हमारे पास आए, उनको जो हमने पेपर दिया लिखित शक्ल में, हमारा जो कंक्लूजन जो हमने दिया उन तक पहुंचा, तो खुद ब खुद उन लोगों ने हमसे जो है राब्ता कायम किया, पुलिस वालों ने। जी, जी। आज सम्मान काउंसलिंग सेंटर ऐसा है कि बहुत सारे केसेस को पुलिस डिपार्टमेंट खुद एक कांस्टेबल के साथ उस औरत को या उस परेशान मर्द को हमारे पास रेफर करते हैं कि भाई इनके मैटर को बुला लो, सुनो और हमें रिपोर्ट करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दी गई हुई रिपोर्ट को वो लोग बहुत ही वजन के साथ, रेस्पेक्ट के साथ वैल्यू देते हैं। तो ये है कि बेसिकली जो नॉन क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनको अगर इस तरह से हैंडल करते हैं, तो कोर्ट कचहरियों पे जो बोझ बनता है, बर्डन बनता है, उससे हम कम कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे जो सीरियस केसेस हैं उसको डील करने में आम और जनता की जो है वो आदत। जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी, मैंने बहुत अफसोस की बात है कि मैंने इस काम को हमारे हिंदुस्तान में होने दो या कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट में होने दो, बहुत यानी मुस्लिम जो जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जो काउंसलिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं, मेरी उनके लिए दुआ है और हमारा उनसे अभी भी ताल्लुक है। लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं, जगह-जगह काम कर रहे हैं। दूसरी कम्युनिटियाँ इसमें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, अपने-अपने कौमों को वो लेके जाते हैं, इवन दूसरे कौमों को भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। जी, मुसलमानों को इसमें आगे आना है। और आप अगर यहाँ के लोकल अगर कोर्ट में जाएँगे, आपको वहाँ पे बुर्के वाली औरतें ज़्यादा मिलेंगी। आप याद है, आप बोलिए किसी को भी, मेरी बात जो भी सुन रहे हैं, आप रीजनल और इलाके के कोर्ट कचहरी में जाएं, तो कितने परसेंट आपको मुसलमान मिलेंगे। अगर आप अगर उनको एक अल्टरनेट देते, तो वहां जाकर बेचारे
जजों को भी परेशान करने का मौका नहीं मिलता और आसानी से वो लोग जो है आपके पास अपने मसले को हल कर लेते। तो आपका कहना ये है कि भारतीय होने के नाते जो लोग भी अपने-अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको आप कम्युनिटी कह रहे हैं, वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि भई देश के ऊपर जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम का जो बोझ बन रहा है, उसको कम करने की हर कम्युनिटी कोशिश कर रही है। हमें भी ये करना चाहिए ताकि देश के अंदर जो बाधा बनती है, उसको हम अपना भी हिस्सा दें कि भई हम उसको कम करें। ठीक है? यस, तो यस, प्रोडक्टिविटी बड़ी बढ़ाने की बात है बेसिकली, अगर आप उसको इस तरह से देखना चाहें। मौलाना, जी, जी। आपने कहा कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं एंड डेफिनेटली कर भी रहे होंगे। लेकिन ये बात आम ना होने या फिर उसकी सर्विसेज ज़्यादा अवेल ना करने या फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को ना पहुँचने, इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की, जी, जी, यानी इस सिलसिले में जी। लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की अगर बात समझे एक कि भाई ये जब सॉरी, तक जी। नहीं, अगर मैं इसको इस तरह पूछूँ कि भई एक तो सेंटर्स होना ज़रूरी है। अगर सेंटर्स हों भी, लेकिन लोगों तक उसका मैसेज नहीं पहुँच रहा हो कि भई इस तरह के मतलब एक सेंटर है, यहाँ इस तरह की सर्विसेज़ मिलती हैं, आप उसको अवेल करें। ये अवेयरनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटर्स बनना चाहिए। जब आप बन जाएँगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी सर्विस लेंगे। कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो वो एडवर्टाइज़ के बेस के ऊपर उसकी मार्केटिंग होती है। जी, ओके? उसके लिए क्लाइंट आते हैं। पहले तो हमने इस बात को ऑलरेडी किया कि हम लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे डेडिकेटेड और कमिटेड और प्रोफेशनल ऐसे सेंटर्स हैं ही नहीं। जब हम करेंगे मेरे भाई, मैं तो अब तो यहाँ पर एक बात मैं अब बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है कि हमारे मसाजिद जो है ना, वो हमारे हमारे लिए शरीयत के हिसाब से भी और आज भी मसाजिद की बहुत वैल्यू है हमारे कम्युनिटी में, ठीक है? जी, जहाँ से निकाह होता है, जहाँ से जब तक रजिस्टर नहीं मिलेगा, वो घरवाले अपनी दुल्हन को लेके सामने वाले शौहर के घर तक जा नहीं सकते, इतनी वैल्यू है। एक्चुअली ये काम जो है, जो आर्बिट्रेशन है, काउंसलिंग है, मीडिएशन है, ये काम, असल प्लेटफ़ॉर्म ये मस्जिद का है, जहाँ से शादियाँ होती हैं, ओके? जहाँ के लोग आते हैं, मौलाना लोग आते हैं, सदर सेक्रेटरी आते हैं। जब मस्जिदों में अभी भी मैं कहता हूँ जो कि नहीं हुआ, मैं नेगेटिवली नहीं जाना चाहता, टिक नहीं करना चाहता। चलो अब तक जो हुआ सो हुआ। अभी भी अगर मसाजिद ने अगर अपने इस निभाया, वहाँ के सदर सेक्रेटरी ने अगर वहीं के लोकल ये अगर कमिटमेंट कर लिया कि लोकल जितने भी केसेस होंगे वो यहाँ से ही जाएँगे, हमारे पास ही आएँगे। जो निके हमारे पास हुए, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ, जो मुसल्ली हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, जो चंदा देते हैं, उनके घर में कुछ बड़ा इख्तिलाफ हुआ, घर के अंदर उन लोगों ने चार दीवारी में या खानदान के बीच में अगर हल कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो वो लोग मस्जिद में आएंगे और मस्जिद वाले इसके लिए वक्त देना है और इसके लिए उनके लिए जो है वो फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना है। तो आपने जो सवाल किया कि भाई जब लोगों में अवेयरनेस ला जरूर आएगा, ये तो एक नेचुरल है कि भाई जैसे देखिए एक बदन है मेरा जो फिजिक है, मुझे बीमारी होती है, तो मैं घर में नहीं बैठता, मैं फौरन डॉक्टर के पास जाता हूँ। क्यों? मुझे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं बाहर, जी, सौओं की शक्ल में डॉक्टर्स हैं, हर हर ऑर्गन का और हर हर बीमारी के लिए अलग अलग जो है क्लासिफाइड डॉक्टर्स हैं। ओके, मैं जी, जा रहा हूँ, तो मेरे फिजिक को जब तकलीफ पहुंचती है तो मैं जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास, तो मेरे सोल को, मेरे इमोशंस को, मेरे किनशिप्स को, मेरे मॉरालिटी को, मेरे रिश्तेदारी को, जो मेरे फिजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा सोल है, मेरे जो रिश्तेदारी है, मेरे जो अखलाक है, उसको अगर कुछ डैमेज हुआ, उसको अगर कोई बीमारी या रोग अगर अगर पहुंची, तो उसका हल कहाँ मिलेगा? जी। तो उसका हल यहीं पे मिलेगा, मसाजिद में मिलेगा। अगर हम नहीं अंजाम दे रहे हैं, तो जगह जगह पे सेंटर अगर खुल जाएंगे, हर जिला के लेवल पे, मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई उडुपी में, मैंने तकरीबन अभी तक हम लोग उडुपी में बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं माशाल्लाह, बहुत डेडिकेटेड लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मस्जिदों के मुसल्लियों को एक 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 हमने छोटा सा एक प्रोग्राम किया जिसमें इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, मस्जिदों के जिम्मेदारों को बुलाया,
उनसे हमने निवेदन किया कि भाई देखिए, हम सम्मान सेंटर उडुपी में काम कर रहे हैं और इतने केसेस हमारे पास आ रहे हैं और हम उसके लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि एक एक दिन में 3-4 केसेस आते हैं। अगर मैं तो स्कूल चलाने वाला आदमी हूँ, मैं मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं वो लोग यानी कि डेडिकेटेडली 24 आवर्स या जो है ना 7 डेज इसको देने वाले नहीं है। हम हफ्ते में 2 दिन इसके लिए देते हैं और हर दिन 10-10 घंटा देते हैं। हमने बोला कि ये काम इतना ज्यादा नंबर में आ रहा है, आप लोग अपने अपने मस्जिदों में ये काम करो। मैं उडुपी में रहता हूँ। उडुपी एक क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग तालुका में होना चाहिए। कुंदापुर तालुक में होना चाहिए, कारकल तालुक में होना चाहिए। अलग अलग तालुक में 1 से 2 लोग, 2 ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको काम करेंगे तो भी कम है लोगों की डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। ऑटोमेटिकली लोग आएंगे इंशाल्लाह। दे नीड सॉल्यूशन, दे नीड द हेल्प एज दे नीड। जैसे अपने बदन के लिए जैसा वो लोग हेल्दी होना चाहते हैं, उससे ज्यादा अपने रिश्तेदारी को अच्छा अच्छा रखना चाहते हैं। आखिर में मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो सुना मैंने, नाम नहीं याद आ रहा है, एक बहुत अच्छे कोच का। उसने बोला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये हुआ, क्या बोलते हैं कि एक रिसर्च हुआ कि 60-70 साल जिन लोगों ने जिंदगियां गुजारी, बहुत हजारों लोगों पर उन लोगों ने इंटरव्यू लेने के बाद ये मालूम कराया कि भाई हैप्पीएस्ट अगर लाइफ कैसे मुमकिन है, पैसे से मुमकिन है क्या, हेल्थ से मुमकिन है क्या, कार से मुमकिन है क्या, बंगले से मुमकिन है क्या। तो उनको मालूम पड़ा कि अगर दुनिया में खुश रहना है तो रिश्तेदारी अच्छी रहना है, रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं तो समझो कि वो आदमी खुश है। तो ये रिसर्च है। अभी अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले जो है एक स्कॉलर से एक बात सुना। तो जगह जगह हो जाएंगे आपके जो जी आपके जो सेंटर्स में जो केसेस आते हैं, आपने जो स्टेटिस्टिक्स बताए, जो सेंसस बताए, उसके हिसाब से जो मैरिटल इश्यूज जो हैं वो ज्यादातर टॉप में रहते हैं। ये मेरे ख्याल में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, ये हर घर की कहानी होती है। हर नहीं, मतलब मैंने ज्यादातर घरों में ये कॉमन फिनोमेना होता है। तो अगर ये बात होती है और लेट अस से कोई एक पार्टी उसमें से आपको अप्रोच करती है कि भाई ये मसला है, अगर दोनों साथ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों को जो है समझने की कोशिश करेंगे, उसको काउंसिल करने की कोशिश करेंगे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पार्टी नहीं आ रही है, ठीक है, सिर्फ एक पार्टी अप्रोच होती है, तो आप दूसरे पार्टी को कैसे कन्विंस करते हैं कि भाई मतलब उनके लिए काउंसलिंग की जरूरत है ताकि वी शुड कम आउट विद सम सॉल्यूशन। तो आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं? नहीं, वेरी अल्लाह आपको जज़ाकत दे डॉक्टर साहब। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत कम, एक मैं समझता हूँ कि 5 to 10% ऐसे केसेस होंगे जो दोनों यानी कि 2 पार्टी मिलके तुम्हारे पास सॉल्यूशन के लिए आते हैं। लेकिन 90 या अबव 90% ऐसे केसेस होते हैं जो जो कंप्लेंट लेके आते हैं, कोई एक तरफ वाला आता है, एक पार्टी आता है। तो हम उसकी बात को सुनते हैं, रिटर्न शक्ल में लेते हैं, ऑडियो और वीडियो की शक्ल में लेते हैं और सारा डिटेल लेते हैं और सामने वाले पार्टी का डिटेल हम लोग लेते हैं, नाम, उनका फोन नंबर हो, उनके घर के बड़े अफराद हो, वो किस जमात में रहते हैं, वो जमात के सदर सेक्रेटरी का नाम क्या है, ये उनका सब डिटेल हम लोग लेके अपने पास रखते हैं। तो हम ऑफिशियली, जैसे कि हम अगर उडुपी में काम कर रहे हैं तो हमारा नाम थोड़ा लोगों में आम हो गया। हमने कभी सोशल मीडिया को यूज नहीं किया, आओ हमारे पास, हम वर्ड ऑफ माउथ जिसको आप कहेंगे, जी, माउथ टू माउथ जो है ये लोगों में आम होता चला गया। तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि सम्मान से फोन आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाँ, सम्मान में जाना है तो ये लोगों का तरीका बहुत ही इंसाफ पर मबनी है। ये लोग दोनों की बातों को सुनते हैं, ऐसा नहीं कि जो पहला आया तो वो सच है और दूसरे नंबर पे जो आया तो गलत है। तो हम बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनको बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि यार और क्या जी तुमने गलती किया, तुम्हारा कंप्लेंट आया है, ये टोन, ये अंदाज नहीं चलेगा। इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच हो गया। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ईगोलेस जो है ना अंदाज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आते, मैं नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं कोर्ट कचहरी जाता हूँ, मैं उसको सताऊंगा, मैं देखूंगा नहीं, या औरत है तो बोलते हैं सड़के रहने दो, ऐसा गुस्से में रहते हैं तो जज्बात में वो जवाब देते हैं। उसको हम लोग बड़ा नहीं, झगड़ने पे नहीं आना हम लोग।
तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे उनके जमात वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, जमात के सदर सेक्रेटरी से, सॉरी, दूसरे नंबर पे उनके घर के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। मे भी उनके अब्बा हो, मे भी उनके चाचा हो, मे भी उनके बड़े भाई हो, मे भी उनके कोई भी हो जिनकी सरपरस्ती में वो लोग रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि उनको लेके आओ। तीसरे नंबर पर वो भी नहीं चलता है तो उनकी जमात को हम लोग ऑफिशियली सम्मान की तरफ से लेटर जाता है कि तुम्हारे जमात का मुसल्ली, तुम्हारे जमात का चंदा देने वाला उसके अगेंस्ट में एक जो है मामला हमारे पास आया है, प्लीज आप देखो, वेरी टेक्निकल वर्ड, हम ये नहीं बोलते मस्जिद वालों को, क्योंकि मस्जिद का इज्जत रखना बहुत जरूरी है। ओके, हम ये बोलते हैं उनको, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को, कि तुम इस मसले को सॉल्व करो। ओके, हम इस पार्टी को आपके पास हम भेजेंगे। तो हमको मालूम है 99% उनके पास टाइम भी नहीं रहता है, मस्जिद वालों के पास ऐसा कुछ उनके पास प्रोग्राम भी नहीं रहता है, तो वो अल्टीमेटली यही बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, आप लोग करो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम मस्जिद वाले बोलते हैं आप लोग करो, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, रिटर्न शक्ल में हमको बोलो कि आप लोग करो, ताकि मस्जिद का भी सपोर्ट लेकर हम उनको बुलाएंगे तो वो जरूर आते हैं। चौथे नंबर पर मस्जिद से भी काम नहीं चलता है, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी की बात नहीं मानता है, तो हमारे ताल्लुकात यानी सम्मान के ताल्लुकात हर मसलक, हर जमात, हर ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर तरह के जो है मजहब के लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उस इलाके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीम है, जो वहाँ पे एक्टिव जो लोग हैं, चाहे पॉलिटिकली हो या नॉन पॉलिटिकली हो, उनके थ्रू से उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चार जो रास्ते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक रास्ता हमको कामयाब हो जाता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ जाता है जी। मौलाना, एक तो मैंने जो शुरू में तमहीद के तौर पर कही थी कि जो बच्चों में बर्ताव में हम जो चेंजेस देखते हैं, चाहे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो या जनरल बिहेवियर, इसको अगर हम एज एंड रिजल्ट भी देखें और फिर वजूहात जब आते हैं सामने और फिर जो आपके पास केसेस आ रहे हैं या फिर इस तरह के जो मामले होते हैं, तो ये बेसिकली ये एक एंड रिजल्ट हो रहा है या फिर एक एक कहीं ना कहीं नतीजे के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई इस तरह की चीजें हो ही ना, कि भाई ना बच्चों पे असर हो, ना घर में इस तरह के मामला हो, ना ही शादी ब्याह जो है वो टूटे, ना ही जो है शोहर और बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकियां हों, घर का माहौल, तो ये आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि क्या हम ऐसे प्रॉब्लम्स होने के बाद ही उनको डील करें या फिर उससे पहले भी हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हों कि भाई जिससे जो है इस तरह की बात ही यहाँ तक न पहुंचे, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल हम सजेस्ट करना चाहेंगे, और ऑलरेडी हम लोग सम्मान वाले बहुत सारे जगहों पर हमारा अपना कैंपिंग भी हमने किया और हमारा वर्कशॉप हुआ लेडीज के लिए बिफोर मैरिज। हमारे हाँ क्या बोलते हैं, जो लोग अभी 18 टू 25 ईयर के बीच में जो अभी शादी होने को जो जा रहे हैं बिफोर द मैरिज, ऐसे जो है हम लोगों ने एलिजिबल कपल्स जो होते हैं जी जगह जगह ओपन किया कि प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स या जो है वर्कशॉप्स हम लोगों ने किया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर दो चीजें मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करूंगा। एक तो होता है कि तुम्हारा घर खुद एक जो है ऐसा सेंटर होना चाहिए कि तुम्हारे घर से निकली हुई लड़की जो कल किसी की बीवी बन रही है, किसी की बहू बन रही है, तो घर का मिजाज, घर का माहौल, घर की तरबियत, या वो जिस स्कूल में जा रही है वहां पर इतना मॉरल और इतना अखलाक और इतना अच्छा नर्चरिंग होना चाहिए कि वो कल एक बेहतरीन बीवी और बहू बन सके, सेम टाइम पे वो शौहर और किसी का दामाद बन सके। ओके, ये तरबियत एक लंबा चैप्टर है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। दूसरा जो है, हमारे जैसे जो 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 लोग काम कर रहे हैं इस मैदान में प्रोफेशनली, जो लोग इसके लिए उनके पास कंटेंट होता है, रिसर्च होता है, साइकोलॉजिकली वो लोग रेडी करते हैं, जगह जगह वर्कशॉप होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि एक क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट बेस होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक वर्कशॉप नहीं, 15 डेज का एक वर्कशॉप होना चाहिए, उसमें फुल और कंप्लीट एक कंटेंट होना चाहिए, जिसके अंदर किस तरीके से शादी क्या है, शादी के बाद की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसमें सेक्सुअल इश्यूज क्या होते हैं, उसमें फाइनेंशियल इश्यूज क्या होते हैं, इख्तिलाफात सास के साथ नहीं होने से कैसे बचना है,
ये सारी चीजें जो है ना प्रैक्टिकली उनको समझाया जाता है। मर्द के हुकूक औरत पर क्या है, औरत के हुकूक मर्द पर क्या है। प्री मैरिज जो है ना काउंसलिंग और वर्कशॉप ये एसेंशियल है। अगर यहाँ पे अगर हम लोगों ने काम किया तो समझो कि प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्यूरिंग बोलते हैं ना, ये हो जाएगा कि भाई हम लोग सेंटर्स बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमको ये मेहनत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मरीज ही पैदा नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर क्या करें। जी। जहाँ भी अपस्किलिंग या ट्रेनिंग इस तरह की बात आती है तो अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि भाई या हमारे पास वो मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि भाई हमारे पास सफिशिएंट काउंसलर्स हों, हमारे पास ऐसे ट्रेन अफराद नहीं हैं कि भाई इस तरह के केसेस को डील कर सकें। सफिशिएंट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, एक आध शहर में एक आध होंगे तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन सब्सटेंशियल होती है तो उन सबों को डील करने के लिए हमारे पास मैन पावर, तो ये मैन पावर जो प्रिपेयर करनी है, मैन पावर जिसको आप कहेंगे, उसके लिए आप कुछ खाका देना चाहेंगे कि भाई हम किस तरह से जो है काउंसलर्स को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं, या उनके लिए मतलब क्या खुसूसियात होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? वल्लाही डॉक्टर साहब आपने जो कहा इसको अरबी में बोलते हैं कहतुर रिजाल। ऐसी जो है कहत है यहाँ पर हमारे मुस्लिम में, जहाँ पर कैपेबल और स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों की बहुत कमी है। माफ करना, मैं अपनी अपनी अपने जो है अपने घर की बात कर रहा हूँ, अपनी कौम की बात कर रहा हूँ। मैं जी। दूसरे कौमों में हो सकती है, इंसान को हमें सीखना है। लेकिन अगर हम शिकायत करते बैठेंगे, अगर हमारे पास अच्छे लोग नहीं है फला नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर भाई नहीं है, चलो आज से हम शुरू करेंगे, ये जो है मेंटालिटी लोगों की एंड पॉजिटिव अप्रोच जो है बहुत जरूरी है। तो आपका जो सवाल है कि किस तरीके से ऐसे लोग इजाद करें, पैदा करें, हाँ जनरेट करें कि भाई लोगों में अवेयरनेस लाएं और लोगों को वो मेंटरिंग कर सके, सपोर्ट कर सके। तो एक तो ये है कि प्रोफेशनल यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं। अभी अगर आप काउंसलिंग की बात करें, फैमिली थेरेपी की अगर बात करें, और साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी हो या जो है डिप्रेशन या एंजाइटी या ये जो बीमारियां हो रही हैं, आज इंसान अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इतना अंधा हो के जा रहा है, जहां से उसके रिश्ते, उनके उसके ताल्लुकात, उसके किनशिप्स, उसका मेंटल स्ट्रेस बहुत खराब होता चला जा रहा है। देन वी नीड द पीपल जो वो काम को पूरा करे, जो उनको उनको रहनुमाई करे। ये रहनुमाई के लिए जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर कुछ बहुत सारे, जैसे मैं उडुपी में मणिपाल में रहता हूँ, तो हमारा केएमसी यूनिवर्सिटी है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर साइकोलॉजी या फैमिली थेरेपी या जो भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके ऊपर माशाल्लाह मैंने बहुत सारे डिप्लोमास देखा, बहुत सारे ग्रेजुएशन देखा मैंने, और पीजी भी मैंने देखा। और मैंगलोर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि वहाँ पर भी डिप्लोमा है। तो हमारी कौम में डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, कि ऐसे कोर्सेज की तरफ जाने का जज्बा बहुत कम है। ओके, हमारे में लड़कियां पढ़ती हैं, मैक्सिमम डिप्लोमा करती हैं या जो है ना बीकॉम करती हैं। मैं उडुपी की बात कर रहा हूँ, 80% लड़कियां ओनली फॉर द सेक ऑफ डिग्री ग्रेजुएट बन रही हैं, और सबके सब मैक्सिमम जो है बीकॉम ले हैं, और उनको ये जी। भी नहीं मालूम कि बीकॉम लेके क्या करना है। और वो लोग, बहुत अफसोस होता है मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने करियर का जो ये होता है ना सिलेक्शन, वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि बारीकी से सोच समझ के मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा विजन मिशन कहाँ है, ये सब नहीं सोचते। ये दोस्त मिलके आपस में चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, चलो तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ, तुम कौन से स्ट्रीम में जा रहे हो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। इतना कमजोर है हमारा एजुकेशनल जो मेंटरिंग और कोचिंग का जो जो क्या बोलते हैं तरीका। तो यहाँ जी। पर फैमिली थेरेपी या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेस को जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कि किस तरीके से अफराद पैदा कर सकते हैं। तो लोग, नौजवान तबके से मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन हम लोग सम्मान में बैठते हैं, यकीन मानिए कि हम लोग तरसते हैं, नौजवानों को हम लोग इंडिविजुअल मुलाकात करके बोलते हैं, बेटा आप आके बैठो, हमारे मजलिस में बैठो। हमारे मजलिस में सब लोग बाल पके हुए लोग हैं,
ओके, सब लोग तजुर्बाकार लोग हैं। अल्लाह अगर इनको हयाती देगा तो एक 10 साल और 15 साल काम करेंगे ये लोग इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। उसके बाद इस मिशन को लेके कौन जाएगा? तो तजुर्बाकार लोगों के साथ उठने बैठने से, ऐसी महफिलों में आने जाने से, एक अपनी हॉबी को ऐसा रखने से, वो अगर डिग्री नहीं भी करके रहेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये स्किल्स और ये कैपेबिलिटी पैदा होती है, ये फिक्र पैदा होता है कि भाई इस खाली जगह को कैसे पूर्ण किया जाए, जिसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं, फैमिली काउंसलिंग बोलते हैं। बाय प्रैक्टिस है ना, बाय सोहबत, जहाँ जहाँ आपकी कम्युनिटी जितनी रिच है, आपकी सोहबत कैसे लोगों से हो रही है, कैसे आपके फ्रेंडशिप्स हैं, कैसे आपके हॉबीज हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को चार्ज करते हैं, बनाते हैं और उसी मैदान में आगे बढ़ते हैं। जी। मौलाना, मैं अगर इसको मैं ऐसे समझूं कि हमारे नाजरीन में से जो जिम्मेदार लोग इसको सुन रहे हैं और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि बगैर कोई डायरेक्शन के पढ़ाने के बजाय ऐसे सिलेक्टेड कोर्सेज जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है उनकी तरफ हमारी बेटियों को, अपने बच्चों को उस तरफ गामजन करने की ज़रूरत है। एक दूसरा जो है, ये किसी एक शख्स का काम नहीं है कि भाई आप समाज में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, समाज में कुछ तरक्की लाना चाहते हैं, समाज के अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं, तो एक हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ एक भाई की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहन को इस डायरेक्शन में सपोर्ट करे, वहाँ पेरेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को उस तरफ जो है उनके मतलब कम से कम मालूमात तो प्रोवाइड करें कि भाई ये भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इस तरह की भी जरूरत है सोसाइटी में और उसको करने की जरूरत है। अगर जॉब के लिए भी नहीं है तो कम से कम वो अपने खानदान में इस तरह के इश्यूज को डील करने के वाले एक शख्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सब बहुत अच्छी बात। यस जी। यस यस। तो ये जो फायदा है मेरे ख्याल में हर एक खानदान में कोई ना कोई अगर एक ट्रेंड हो जाए तो मेरे ख्याल में कोर्ट कचहरों के चक्कर हमसे बच जाएंगे। तीसरी यस चीज जो यस। है जो मोहल्ले के अपने एरिया के जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं, जो सेंसिबल सिविलाइज्ड जिम्मेदार जो लोग होते हैं, या फिर शहर के अंजुमनों के जो दावेदार जो अहदेदार होते हैं, उन लोगों में ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि भाई बाकी सियासी चीजें आप साइड में रखें। ठीक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डील करने के लिए इस तरह के सेंटर्स एस्टेब्लिश करने में या फिर उनको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने में, उनको प्रमोट करने में, एनकरेज करने में मेरे ख्याल में सबका हिस्सा जरूरी होता है, सबका सपोर्ट जरूरी होता बहुत है। जरूरी, बहुत जरूरी, जी बहुत जरूरी। स्पेशली मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, उलमा का जो तबका है, जो मदरसों में जो पढ़ता है ना, उनसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। क्यों? दे नो, उनको मालूम है शरीयत क्या है। कज़ा बोलते हैं जिसको, आर्बिट्रेशन को अरबी के अंदर कज़ा बोलते हैं। जी जी उसके अहकामात अलग अलग बतलाए गए हैं, कैसा काजी होना चाहिए, उसके क्या सिफात होने चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, दलील कैसे, उसको कैसे साबित करना चाहिए, सारा फिक्र पड़ा हुआ है इस पर। जी जी सुभान अल्लाह। जी उलमा अगर अपने काम के, जहाँ पर वो तकरीर करते हैं माशाल्लाह, इसकी मैं मुखालिफत नहीं करता एक तरफा, लेकिन साथ साथ में अगर प्रैक्टिकली अगर अगर काम करना चाहें तो ऐसे मैदान खुले पड़े हैं। अगर खुले अगर नहीं है तो हमें इन्वेंट करना चाहिए सही और हमें बनाना चाहिए। जी जी। मौलाना, आप वापस आते हैं, आपने जो सम्मान सेंटर एस्टैब्लिश किया था, उसकी जो जर्नी रही तकरीबन 7 साल 8 साल आपने जो उस पर काम किया है, एक तो ये है कि आपका रिजल्ट क्या रहा, मतलब मैंने आपको जो खैर चैलेंजेस तो शुरू में आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई इससे कुछ फायदा भी हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा हम बताएं ताकि हम फिर उससे रिलेटेड कुछ और पूछें आपसे। यकीनन यकीनन फायदा हुआ है। पहली बात तो ये है कि इट इज द क्या बोलते हैं कि मिशन ऑफ अंबिया। हम जो काम कर रहे हैं ये कोई नया आज के जमाने का रिसर्च नहीं है ये। हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे नबियों ने हमें बताया। देखो, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अंबिया के मिशन को कुरान में अल्लाह ने ये बताया कि वो लोगों की तज़किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबा को, अला अदुल्लुकुम अफ़दल मिनस सलाति वस्सियाम वस्सदक़ा, क्या मैं कोई ऐसी चीज आपको ना बताऊं जो नमाज, रोजा और सदके से अफजल हो, यानी नफिल। ओके, तो सहाबा बोलते हैं कि बिल्कुल बताइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई इस्लाहु जातिल बैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है, तुम जो काम कर रहे हो या जो मैं जो काम कर रहा हूँ काउंसलिंग के फील्ड में, आर्बिट्रेशन के फील्ड में,
जुड़े कटे टूटे और झगड़ते हुए लोगों को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक इबादत है, एक फर्ज है, मनसबी फर्ज है। ये मुझ पर वाजिब है, एज ए मुस्लिम मुझे करना चाहिए। फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो और लोगों के बीच में इस्लाह का काम करो। इट इज अ पार्ट ऑफ दीन, इट इज माई ड्यूटी, इट इज ऑब्लिगेटरी टू मी। तो एक चीज ये है। दूसरा, जब लोगों को उसका जब फायदा होता है तो हम अपने आंखों के सामने देखते हैं। लोग कोर्ट कचहरी जाकर परेशान हो जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उनका चैन और सुकून चला जाता है, उनका पैसा वहां पर चला जाता है, उनका घर का सारा निजाम बिगड़ जाता है। आप माशाल्लाह उनको वहां से खींच कर लेके आ रहे हैं। तब अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज इतने फ्रूटफुल हैं। मैं तो इनिशिएट लोगों को थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए ये बोलूंगा, भाई लोग आप लोग एक मर्तबा शुरू करो, ओके। ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके अंदर वो सलाहियत देगा और ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कैपेबिलिटी और वो ताकत देगा कि तुम मसल किसी के प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व कर सको। बिगिनिंग में ऐसा होता नहीं, बिगिनिंग में कोई केसेस आपसे चूक जाते हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते शायद। आप जुज़ई तौर पर, यानी कि ये केस को कंप्लीट नहीं, पार्शियली आपने उसको सॉल्व किया, ओके। लेकिन वक्त जैसा जाता जाएगा, वो खुद आपकी 7 साल की डिग्री है हमारी। जी हम लोग आते हैं, सब कुछ लोग हमारे पास आते हैं, पता नहीं वो पॉजिटिवली सवाल करते हैं या नेगेटिवली क्रिटिक के अंदाज से हमसे सवाल करते हैं, नहीं मालूम कि भाई जी तुम लोगों में कौन लोग डिग्री कौन करे हैं, तुम लोगों में आलिम कितने हैं, ऐसा सब सवाल करते हैं। तो जी हम उनको बहुत simply बताते हैं, भाई हमारी डिग्री है ना, यहाँ बैठ के 7 साल जो हम लोगों ने काम किया है ना, यही हमारी डिग्री है। तो मैं आपका जो बोले बेनिफिट्स जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्लाह हमसे राजी होता है और लोग हमें दुआएं देकर जाते हैं और माशरे के अंदर एक सुधार हम जो लोग देखते हैं, तो यकीनन ये एक फ्रूटफुल एक उसका नतीजा हम अपने आंखों से देखते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूलियत से नवाजे बस। मैं मौलाना दूसरा सवाल पूछने से पहले जस्ट एक ऑडियंस में जो आपने एक वर्ड यूज किया अंबिया, अगर जो उर्दू से ज्यादा वाकिफ नहीं है उनके लिए मैं जरा बताना चाहूंगा कि बेसिकली मौलाना बात कर रहे थे कि जिसको आप क्रिएटर, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी कहेंगे, जो सुप्रीम पावर है जो सारी दुनिया को क्रिएट किए हैं, he knows what is best for you and any human being. तो ह्यूमन बीइंग को गाइड करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट एरियाज वो गाइड्स भेजते थे, जिसको आप प्रॉफिट कहेंगे। तो ये प्रॉफिट्स जो है, ये लफ्ज जो मौलाना इस्तेमाल किया अंबिया इज द प्लूरल ऑफ प्रॉफिट। तो ये लोग जो है लोगों को बताते थे कि भाई एक अच्छी जिंदगी, पीसफुल जिंदगी, एक हार्मोनियस जिंदगी, एक प्रोडक्टिव जिंदगी कैसे जीना है, ताकि हमें इस दुनिया में भी और इस दुनिया खत्म होने के बाद जो हमारा अकाउंटेबिलिटी डे आएगा वहां भी हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, ये गाइड्स बताते थे। तो उन लोगों का ये काम है, तो उसकी वो वैल्यू बता रहे थे कि अगर कोई ऐसा करते हैं और ऑनेस्टली करते हैं और बगैर कोई एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड फ्रॉम पीपल, प्रेज, ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा काम है, ये मौलाना कह रहे थे। मौलाना मैं आपसे वापस सेंटर के ऊपर आता हूँ कि जो आपने कहा कि भाई एक 7-8 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफी जो है आपको सक्सेसफुल रिजल्ट भी आए, सीखने को भी मिला, लोगों से नेटवर्किंग का मौका मिला। अगर हम आपसे पूछें कि भाई व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस ऑफ ए टीम, जो आपने, अब ऑब्वियसली एक सेंटर है तो एक आदमी का काम नहीं होता है, इट्स अ टीम, ठीक है, तो कि भाई आपकी तरक्की का राज क्या है? सुभान अल्लाह। एक सबसे पहले तो अल्लाह का ग्रेस है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल है जो हम पर जो किया है, हमको इसके लिए सेलेक्ट किया है। एक बात ये सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा। और सेकंड, जब हमने फर्स्ट डे जब इसके बारे में प्लान किया, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लोगों को उसमें लिया जो लाइक माइंडेड थे, यानी कि जो लोग इस सब्जेक्ट और इस जो है टॉपिक पर और इस ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना चाहते थे। यानी कि यानी ऐसा नहीं कि यार मुझे पसंद नहीं, हाँ चलो मुझे भी ले लो, मैं नहीं आऊंगा लेकिन फिर भी ले लो, या
आपका भी नाम मैं डाल रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रस्ट या हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। हम लोग ऑल तो लाइक माइंडेड लोगों को लिया। सिलेक्शन के अंदर ये नहीं देखा कि फलां के पास पैसा है तो वो भी हमारा पैनलिस्ट बन जाए, फलां के हाथ में बहुत अच्छी पहुंच है, हाँ वो बहुत ज्यादा ज्यादा डोनेशन दे। यूजुअली मैं टिपिकल इस तरीके से होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो पैसे वालों को ले लो तो समझते हैं कि सारा काम हो जाएगा। मैं तो साफ बोलता हूँ, कोई भी काम करना है तो पैसे वाले अगर जब तक टाइम नहीं देते उनको मत ले लो। हाँ, उनसे अच्छे रिश्ते आप रखो, उनको आप अपना वैल्यू बतलाओ, उनके साथ बहुत अच्छा रैपो मेंटेन करो, क्योंकि विदाउट जो है ना पैसे के या फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई काम आगे नहीं बढ़ता। मैं उनका अपोज नहीं करता, बट हम लोग जब स्टार्टिंग में काम किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे लोगों को जोड़ा जो इस काम के लिए कमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, और टाइम देने वाले हैं, और आज भी वो लोग टाइम दे रहे हैं, ओके, विदाउट फीस। हम किसी से फीस भी नहीं लेते, ओके। दूसरी बात ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को लिया वहां पर कि जिनके पास एक पेशेंट था, उनका पेशेंट था, यानी उनको फीड करने की जरूरत नहीं थी, वो लोग पहले इसके लिए रेडी थे। तीसरा, 7 साल के इस पूरे जर्नी हम लोगों ने बहुत सीखा। हम ये कोई बड़ा दावा नहीं किए कि भाई आज मरकज बना लिया तो दूसरे दिन व्हाट्सएप में एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई हाँ सम्मान काम कर रहा है काउंसलिंग के लिए, आ जाओ ये करो। बहुत ऐसा सब आज तक एक इमेज हमने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे नहीं डाला, ओके। बहुत ही क्या बोलते कि लो छोटा प्रोफाइल, अपने आप, लो प्रोफाइल। हाँ जी, एक सीकर ऑफ नॉलेज, एक स्टूडेंट की जैसा अपने आप को लेके गए। और हम इसके लिए ट्रैवलिंग किया बहुत सारे, चेन्नई, बैंगलोर और ऐसे बहुत सारे जहाँ पर स्कॉलर्स रहते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे थे। मैंगलोर में हमारा प्रजना काउंसलिंग सेंटर है, बहुत फेमस है, आप गूगल करके देखो कि 32 ईयर से वो लोग काम कर रहे हैं। उनके पास जाके एज स्टूडेंट हम लोगों ने बैठा, उनसे सीखा, ओके। और हमारे उडुपी में डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग बोल के एक बंदा है, बहुत ग्रेट आदमी है माशाल्लाह, ओके। वो हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उनसे हमने सीखा, उनको बुलाया। और हमारे रिलीजियस लीडर, चाहे वो शेख अली रहमान हो, चाहे डॉक्टर आर के नूर हो, चाहे अब्दुल अजीम साहब हो, इलियास साहब भटकल के हों, ऐसे जितने भी जो रिलीजियस या इंटेलेक्चुअल्स जो आते थे, हम उनके साथ बैठ के अपने आप को हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को हम लोगों ने अंदर से बनाया, सीखा, हम लोगों ने अपने आप को रिच किया, यानी कि अपना, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप में खुद अपने सीखने के लिए गए। हमसे भी सीनियर जो लोग 20 साल 25 साल काउंसलिंग के फील्ड में जो टाइम लगाए, उनके कुछ वर्कशॉप होते थे, हम लोगों ने बड़ा बड़ा फीस पे करके वहां पे जाके बैठे, उनसे सीखे, क्वेश्चन किए। तो ये जो अपने आप को डेवलप करने की, जो सीखने की, जो सीकिंग ऑफ द नॉलेज का जो जज्बा जो था, वो हमें और भी बाइंड किया और हमको आपस में जो है कोलैबोरेट किया और मजबूत किया। जी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रीजन होगा जिस तरह से हम अपने विजन और मिशन को कभी भूले नहीं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहे। जी और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे जब हम लोगों ने इसका डीड बनाया या जो भी उसका लीगल जो भी तरीका होता है, कोई ट्रस्ट पाना होता है, उसके अंडर में आपको लाना पड़ता है, वो एक अलग अलग उसका एक जो सब्जेक्ट है। तो उसमें हम लोगों ने एक अमीर को तय किया। अमीर यानी एक आपका लीडर होगा, ओबीडियंसी बहुत जरूरत है, ओके। साथ में वहां पर सबका मशवरा भी लिया जाएगा, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होगा, लेकिन एक अमीर की इताअत करना, एक लीडर की इताअत करना, आपस में कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना, ओके। मेरी बात सही है मुझे मालूम, लेकिन मेरे साथ वाले सब एक अलग सोच रहे हैं, मैं अपनी बात को बाजू रख देता हूँ, मैं अपनी बात से रुक जाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेरे जो साथी जो लोग हैं वो दूसरी जो है सजेस्ट कर रहे हैं, दूसरी राय दे रहे हैं। तो ये मेंटालिटी के लिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठते हैं, हम लोग बैठ के कभी चाय पानी पीते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। इस वजह से हमारे में माशाल्लाह ताला प्यार, मोहब्बत और कमिटमेंट और यूनिटी आज तक बाकी है।
जी। मौलाना एक क्विक क्वेश्चन कि आपने कहा कि भई दूसरे सेंटर्स भी काम कर रहे हैं एंड आप उन्हें ऑब्ज़र्व किए होंगे और दूसरी चीज़ आपने जो कहा कि लीगल एडवाइज़र भी हैं आपके। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मेरा जहाँ तक मुझे मालूमात है वहाँ अक्सर जो है डॉक्यूमेंटेशन शायद नहीं होता इवन आफ्टर काउंसलिंग। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं या फिर आप ऐसा क्या फ़ॉलो करते हैं कि भई इस तरह की फैमिली काउंसलिंग भी हो एट द सेम टाइम कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हो ताकि जो है वो प्रोसीजर पूरा हो जाए। अच्छा, ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ हर उस इंडिविजुअल आदमी को, हर उस मरकज़ को जो थोड़ा ही सही इस फील्ड में काम कर रहा हो। उनके लिए लाल सलाम, यकीनन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं जब बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, मैंने देखा मैक्सिमम तरफ कि कुछ कमियां हैं, अगर हम उसको अगर फिल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि और मजबूत हो जाएगा, लोग हमसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। सबसे बड़ी जो कमी है, जो लोग जो काम करते हैं, जो बोलते हैं हम भी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। ओके, कोई पेपर नहीं होता, कोई लीगल पेपर नहीं होता। आज एक आपने काउंसलिंग बैठा, 4 बैठ के आपने सुना, उसका कंक्लूजन क्या क्या हुआ, किस बात पर आप लोग एग्री हो गए, सामने वाले को एग्री कराया, उसको जब तक आप लेटर हेड पे लिखकर उनका साइन नहीं लेंगे और विटनेस का साइन नहीं लेंगे, ओके, तो उस दिन का 4 घंटा तुम्हारा बेकार। ओके, तो ये चीज की कमी है। ओके, और एक केस को एक बैठक में, एक सिटिंग में सॉल्व नहीं होता। एक केस को सॉल्व करना है तो तुमको मिनिमम 3 to 5 सिटिंग चाहिए। उनको उनको सॉर्ट आउट करते 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 एक एक जो है अमीकेबल सेटलमेंट पे अगर लेके आना है, बेस्ट सेटलमेंट पे अगर अगर लेके आना है, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। तो जब फाइनली पेपर, हर बैठक का अलग अलग पेपर बनेगा, जब फाइनल पेपर बनेगा तो वो लीगल बनेगा। वो बॉन्ड पेपर, जो जो बॉन्ड पेपर, जो स्टैम्प पेपर जो होता है ना, जी, जी। उस पे बनेगा। और उस पे आपका नोटरी करने वाले वकील आएंगे, जो नोटरी करेंगे, नोटराइज करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन को। जी, जी। विटनेस होंगे, उनके फोटोज होंगे, जो भी लीगल प्रोसेस है। कल के दिन आपका ये पेपर वक्फ बोर्ड में जाएगा, मस्जिद में जाएगा। तलाक अगर हुआ है तो इस आधार पर आपके आपका जहां पे निकाह हुआ था, तो वहां पे निकाह बोल के लिखा हुआ है ना, वहां से अभी उसको डिलीट करना है। तो इतना मजबूत बनाना है कि वहां से वो डिलीट करें। पुलिस स्टेशन में भी जाएगा या कोर्ट कचहरी में फर्दर कुछ जाएगा, तो भी तुम्हारे यहाँ पे किए हुए कमिटमेंट का असर होना चाहिए। हमारे मैक्सिमम जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ, पेपर वर्क नहीं के बराबर। ओके, पेपर वर्क नहीं के बराबर। सेकंड जो है, जो एरर है, मैं समझता हूँ जहाँ पे इस्लाह की जरूरत है, प्रोफेशनल एथिक्स के। प्रोफेशनल, चाहे वो बैठने का सिस्टम हो, चाहे वो रिसीव करने का सिस्टम हो, जी, चाहे वो फर्स्ट पार्टी जो आते हैं, कंप्लेनर जो आते हैं या डिफेंडर जो आते हैं, उनको एक फॉर्म फिल कराना होता है, रिटर्न शक्ल में लेना है, कहाँ से आए, क्यों आए, किसने भेजा, क्या क्या आपका प्रॉब्लम है, ये सब एक ऑफिशियल तरीके से जाना है। ये सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, जी, ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं, मैं किसी को भी ये शेयर कर सकता हूँ, कोई भी अगर चाहे तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करे तो मैं वो चीज उनको दे सकता हूँ। तो ये जी, प्रोफेशनल ये नहीं है। तीसरा, जो आपके पैनलिस्ट जो हैं, ऐसे रिच और स्किल्ड और इतने तेज और शार्प नहीं है कि सामने वाला वो समझता है कि यार मैं सही जगह पे शायद नहीं आया, हुँ, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और मैं बात कर रहे हैं तो फोन में एंगेज हो रहे हैं और एक साथ 2-3 मैटर पे बात कर रहे हैं। कोई गुस्सा हो रहा है बात करते करते, कोई जो है मीटिंग के बीच में उठ के चले जा रहा है। एक बंदा एक मीटिंग में था, दूसरे मीटिंग में कोई दूसरे लोग आ रहे हैं। ये सब जो है ना, आपको भी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते, और लोगों का ट्रस्ट भी आप लोग वहां पर ग्रैब नहीं कर सकते। ओके, द फोर्थ पॉइंट, वक्त देना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले ये चाहिए, जी, जी, वक्त। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है सर, डॉक्टर साहब, कि हम लोग वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। और ये हुँ, काउंसलिंग एक ऐसा मसला है जहां पर आप सामने वाले से जितना सुनेंगे, आप उतना अच्छा उसको एडवाइस कर पाएंगे। सही।
और कभी कभी सिर्फ सुनना ही उसके लिए आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसको तसल्ली हो जाती है। जी ओके, आपको सुनना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उसकी बातों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि रिटर्न शक्ल में भी आपको रखना पड़ेगा। यानी जो भी काउंसलर बैठे हैं उनके पास जी एक डायरी होना चाहिए, उनके पास एक फॉर्म होना चाहिए, केस का नंबर होना चाहिए, ये सारे जो भी हैं इसके साथ उसको फॉलो करें, उनकी जो है उनके पॉइंट्स को नोट करें। सामने वाली पार्टी आएगा, डिफेंडर जब आएगा तो उससे पूछने के लिए, या सेकंड मीटिंग में सेम आदमी से पूछने के लिए, ये जो है ना वक्त देना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त नहीं दे सकते इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। जल्दबाज लोग या एकदम से ताबड़ क्या बोलते हैं कि भाई आज का काम आज ही में हो जाए, अभी आया तो कल नहीं आया, ये मिजाज नहीं चलेगा। वक्त की कुर्बानी मैं समझता हूँ कि बहुत फ्रूटफुल है, बहुत प्रोडक्टिव है इस मैदान के अंदर, जी इस मैदान के अंदर। जी और दूसरी बात जो इसमें जरूरी है, अगर एक सक्सेसफुल काउंसलिंग पैनल को लेके जाना है तो ऐसे लोग होना चाहिए जो लोगों में थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो। यानी कि ऐसा आदमी आपके सामने बैठा हो जो लोग उसको पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन उसके बारे में ये मालूम होना हो चाहिए, हाँ ये यार लोगों को काम आने वाला बंदा है, लोगों जी में उसकी पहचान हो, लोग उसको पसंद करते हैं, उसके पैसे से और उसके कपड़े से नहीं, बल्कि उसके लोगों के लिए जो एक दर्द है दिल में, जी उसका जो हिस्ट्री है, ऐसे लोग अगर आपके पास बैठे हैं तजुर्बाकार लोग, तो मैं समझता हूँ कि आप एक रियली में बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के प्रॉब्लम को सुन के उसका सॉल्यूशन आप दे के भेज सकते हैं इंशाल्लाह। मैं बहुत ही सिंपली और बहुत ही जी शॉर्ट में जा रहा हूँ, जी वरना उसके बहुत सारे और क्या बोलते हैं फ्यूचर्स हैं जो एक जी पैनलिस्ट में होना चाहिए। जी मौलाना, मैं बेहतर मतलब उसको समझ कर रहा हूँ कि आपकी जो दुविधा है या मुश्किल है कि इतना सारा बड़ा टॉपिक को कैसे उसको कम वक्त में जो है वो निचोड़ना है। वक्त हुआ जा रहा है, वैसे इस टॉपिक पे बात करने को तो बहुत है। एक बेहतर काउंसलर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, मतलब उसकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए, सेंटर सिलेक्शन के लिए लोकेशन क्या हो सकती है, उसके लिए मैन पावर कैसे प्रोवाइड करना, ये सारा बहुत कुछ है डिस्कशन। इंशाल्लाह जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जब कांटेक्ट करेंगे तो हम उनसे डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मिनट बाकी है, अगर आप कोई अहम चीज जो हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। कोई एक ऐसी बात जो आपके जहन में रह गई हो या हमने उसको कवर करने में मुनखासिर रहे हैं, ऐसा कुछ आप मैसेज देना चाहें तो उसको हम रैप अप कर देंगे। यूजुअली क्या होता है सर, मैं एक बात यहाँ पर मैं एक बात थोड़ा सा खुल के बोलता हूँ, पता नहीं इस सेशन के लिए वो मुनासिब है या मुझे नहीं मालूम है, बट दिल में आ रही बात। ये काम एक ऐसा काम है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं ना, चाहे वो बिटवीन द मुस्लिम्स जो अलग अलग जो थॉट्स हैं या अलग अलग आइडियोलॉजिकल जो फर्क है, या ये जो है आमतौर पे लोग आपसे सवाल करते हैं कि आपको ये कभी बांधा नहीं बनता, कभी आपको ये आड़ नहीं बना, फला मसलक वाले भी आपके पास आते हैं। यकीन मानिए मैं वेरी सिंपली और सच्चा सा जवाब देता हूँ, अल्लाह शाहिद है मेरी बात पर। 7 साल के इस जर्नी में न न किसी बंदे ने मेरा मसलक मुझसे पूछा, न मैंने किसी का मसलक उससे पूछा तेरा मसलक क्या है, तो किस आलिम को फॉलो करता है, तो किस धर्म को फॉलो करता है। नो, क्योंकि इसमें यार लोग प्रॉब्लम को लेके आते हैं, लोगों को उनके प्रॉब्लम का हल चाहिए, बस वो हल कहीं से भी मिले। वो जी मियाँ बीवी के हैं, बहन बहन के झगड़े हैं, पार्टनर्स के झगड़े हैं, इसमें ये मसले की इख्तिलाफात सब नहीं आते। तो मैं ये जो है ना, ये क्या बोले फोबिया है, एक डर है कि भाई इस जी मैदान में जाएंगे तो फिर अलग अलग मसलक के लोग आएंगे। यकीन मानिए बिल्कुल नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो भी बहुत आसानी से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात सबसे होते हैं। हम कोर्ट कचहरी से लोगों को बचाना चाहते हैं, जी यानी कोर्ट के काम को इजी करना चाहते हैं, हमारे जजेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सही यहाँ पे आए हुए लोगों को हम किसी भी हाल में हमसे हमसे दोस्ती बना के यहाँ पर जो जो अखलाक है,
जो इंसानियत है, जो हमारे रिलीजियस के जो बुनियादी उसूल है, उस बुनियाद पर यहाँ पर लोगों के फैसलों को करना है। यहाँ पर आपसी इख्तिलाफात या दूसरे जी, अल्फाज में मसलकी इख्तिलाफात यहाँ पर आपके लिए आड़ नहीं बनेंगे। आड़ बन भी गए तो मैं इंशाल्लाह कभी और बात करूंगा किस तरीके से उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये जी, भी बहुत आसान तरीका है। अल्लाह जी। वालम, यही एक आखिरी बात। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपने मसरूफ़ औक़ात में से हमारे लिए कुछ वक़्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जाने से पहले हम एक रिक्वेस्ट या दरख़्वास्त करना चाहेंगे नाज़रीन से कि अपने-अपने इलाक़े में अगर इस तरह के सेंटर्स नहीं हैं तो जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनसे आप बात करें, रिक्वेस्ट करें। इस तरह की रिसोर्सेज़ अवेलेबल करने के लिए उन्हें उनसे सपोर्ट माँगें, उन्हें मतलब उनका ओरिएंटेशन हो और ये कोई इन्फीरियरिटी या कम फ़ील करने वाली बात नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी से पूछना। तो ऑलवेज़ डोंट फ़ील शाय अबाउट आस्किंग। तो लोगों से पूछें कि इस बारे में क्या अपने-अपने इलाके में जो है कम से कम एक-एक मोहल्ले में अगर एक सेंटर भी अगर बन जाता है, तो मेरे ख़्याल में कोर्ट कचहरियों पे काफ़ी बड़ा बोझ जो है हम वो कम करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम कुछ प्रोडक्टिवली नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है, उसको नुकसान पहुँचाने से भी हम बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो इस मैसेज के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। मौलाना आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर और नाज़रीन ने जो बहुत सब्र के साथ मौलाना को सुना, सब सब मैं भी आप आप सबका भी शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही एक एक बेहतरीन एक टॉपिक को लेकर ये ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस को मैं एक अरेंज किया। बहुत-बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने इस लायक समझा। मैं तो स्टूडेंट हूँ, बिगिनर हूँ। मेरे पास, मेरे आस-पास में या मेरे साथ बैठने वाले सब बाल पके हुए बड़े उम्र के बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। इंशाल्लाह कभी मैं आपको उनसे मिलाऊँगा या हम लोग यूट्यूब चैनल भी अभी-अभी स्टार्ट करने वाले हैं वेरी रिसेंटली। इंशाल्लाह ताला उसमें हम लोग और मैं उसमें तफ़सीली तौर पर बताऊँगा कि भाई कैसे काम किया जाता है और हम लोग प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं और हमारे और पैनलिस्ट को भी आप लोग वहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। सलाम। बहुत शुक्रिया।